हम प्रीवियस क्लास में उसका वो ऑक्सीलेटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़े थे। ऑक्सीलेटर का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन हो गया है। आज हम ऑक्सीलेटर के अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो है बार्कहाउसन क्राइटेरिया। ठीक है, तो बार्कहाउसन क्राइटेरिया एक नेसेसरी क्राइटेरिया है। जर्मन फिजिसिस्ट था, एक जर्मन भौतिक शास्त्री था बार्कहाउसन नाम का, उन्होंने ही दिया है। तो बार्कहाउसन क्राइटेरिया अपने ही नाम पर उन्होंने इस नेसेसरी कंडीशन के नाम को रख दिया, इस सर्टेन कंडीशन को रख दिया, बार्कहाउसन क्राइटेरिया। ठीक है, तो बार्कहाउसन नाम का एक जर्मन फिजिसिस्ट था। उन्होंने किसी भी ऑक्सीलेटर सर्किट की प्रॉपर या फिर सस्टेन्ड ऑक्सीलेशंस के लिए एक नेसेसरी मैथमेटिकल क्राइटेरिया दिया, नेसेसरी मैथमेटिकल रिलेशन को बताया। उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल क्राइटेरिया को ही क्या बोलते हैं? बार्कहाउसन क्राइटेरिया बोलते हैं। तो बार्कहाउसन क्राइटेरिया बताने के पहले मैं कुछ चीज़ फिर से ऑक्सीलेटर की कुछ चीज़ें को फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑक्सीलेटर क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिज़ायर्ड सिग्नल का जनरेशन करता है। ठीक है, तो डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिज़ायर्ड सिग्नल का जनरेशन करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही क्या कहलाता है? ऑक्सीलेटर कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीलेटर है जब अपने ऑक्सीलेशन के मोड में आता है, डिज़ायर्ड सिग्नल का वो जनरेशन स्टार्ट कर देता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वह ऑक्सीलेटर जो सर्किट होता है वो अपने एक्सटर्नल एनर्जी को यूज़ न करके अपने ही आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को इनपुट की तरह यूज़ करके डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की डिज़ायर्ड सिग्नल का जनरेशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर मैं कोई ऑक्सीलेटर को अगर सिंपल एक ब्लॉक में, छोटा सा ब्लॉक में अगर रिप्रेजेंट करूं तो इस टाइप से बनेंगे। ये एम्पलीफायर है। ठीक है, कोई भी ऑक्सीलेटर दो चीज़ से मिलकर बनेगा ही बनेगा। एक एम्पलीफायर, इसकी गेन को मैं ए दे देता हूँ, और इसके साथ में क्या रहेगा? पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क यूज़ होंगे। पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क यूज़ होगा, पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क। एम्पलीफायर के आउटपुट को हम फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह देते हैं, और यहाँ पर एक मिक्सर या फिर एडर सर्किट होता है, और ये ऐसा, ये फीडबैक सिग्नल होता है, ये एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई सिग्नल होता है। दोनों सिग्नल सेम फेस में होने से आपस में ऐड हो जाएंगे, और एडेड आउटपुट सिग्नल रिजल्टेंट फॉर्म में जनरेट होगा। ये जनरेटेड रिजल्टेंट एडेड आउटपुट सिग्नल एम्पलीफायर में इनपुट की तरह जाता है। इस इनपुट वोल्टेज सिग्नल को इस एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है, और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। जनरेटेड एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है, उसकी कुछ फ्रैक्शन को हम फीडबैक नेटवर्क के थ्रू वापस हम एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं। This is simplified basic block diagram of any oscillator circuit. Suppose gain of this amplifier circuit is A and feedback gain factor is beta. अगर feedback gain factor को मैं क्या मान लूँ? बीटा। ठीक है, suppose phase angle introduced by this amplifier is angle A. अगर एंगल ए क्या है? उस एम्पलीफायर ने इस इनपुट सिग्नल, इनपुट वोल्टेज सिग्नल की फेस में जो भी चेंजेस किया है, जो भी फेस शिफ्टिंग किया है, अगर उस शिफ्टेड फेस एंगल की वैल्यू को मैं एम्पलीफायर के द्वारा जो फेस शिफ्टेड वैल्यू है उसको अगर एंगल ए से रिप्रेजेंट कर लूँ, सपोज फीडबैक नेटवर्क के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फेस एंगल की वैल्यू को अगर एंगल बीटा से ले लूँ, तो क्या होता है कि कोई भी ऑक्सीलेटर है वो पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ करता है। ठीक है,
पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस में क्या होता है, यदि सोर्स सप्लाई सिग्नल और फीडबैक वोल्टेज सिग्नल दोनों सेम फेस में हो तो इस फीडबैक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस। अगर सोर्स वोल्टेज सिग्नल और फीडबैक वोल्टेज सिग्नल दोनों आउट ऑफ फेस हो तो उस पर्टिकुलर फीडबैक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक प्रोसेस बोलते हैं। ये फीडबैक नेटवर्क है, ये फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर को हम फीडबैक गेन फैक्टर बीटा बोलते हैं और बीटा है उसकी कोई यूनिट नहीं होता, इट इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। ठीक है, तो फीडबैक नेटवर्क की फीडबैक गेन फैक्टर बीटा ये डिसाइड करता है कि इसके आउटपुट के कितने फ्रैक्शन को वापस इनपुट के रूप में दिया जाना है, वो इस फीडबैक गेन फैक्टर बीटा के द्वारा डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये फीडबैक जो नेटवर्क है वो भी अपने तरफ से फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है। इज सपोज इंट्रोड्यूस द फेज शिफ्ट बाय दिस फीडबैक नेटवर्क इज एंगल बीटा एंड फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस एम्पलीफायर इज एंगल ए। दोनों की फीडबैक, दोनों के द्वारा फेस इंट्रोड्यूस्ड जो हुआ है उसको मैं अपने तरफ से अजम्पशन किया, एम्पलीफायर के द्वारा को मैं एंगल ए दे दिया और फीडबैक नेटवर्क के द्वारा जो फेस शिफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसको क्या दे दिया, फीडबैक एंगल बीटा दे दिया। क्लियर हुआ। अगर आपको कभी भी पूछे तो ध्यान रहे कि फीडबैक का प्रोसेस दो तरीके से होता है, एक को हम पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस है उसका सिर्फ और सिर्फ जो यूज़ है वो ऑक्सीलेटर सर्किट में होता है, बाकी और कहीं जगह पर यूज़ नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव या फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से किस सर्किट में पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ होता है, तो आंसर है क्या है, पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ सिर्फ और सिर्फ किसी ऑक्सीलेटर सर्किट की डिजाइनिंग में ही होता है। तो ये है अपन का, मैंने क्या माना कि फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर है उसको मैं बीटा मान लिया, एम्पलीफायर है उसकी गेन फैक्टर या फिर गेन को मैंने क्या दिया, ए माना, और सपोज एम्पलीफायर के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फेज शिफ्ट है उसको एंगल ए, और फीडबैक नेटवर्क के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फीड आपका जो एंगल है उसको क्या मान लिया, एंगल बीटा। तो क्या होता है कि कोई भी ऑक्सीलेटर सर्किट में सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन के लिए, ठीक है, सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन दैट मीन्स कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल्स की जनरेशन होना। ठीक है, तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर डिजायर्ड एम्पलीट्यूड और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल्स का जनरेशन होना ही क्या कहलाएगा, सस्टेन ऑक्सीलेशन। तो कोई भी ऑक्सीलेटर है वो सस्टेन ऑक्सीलेशन तभी करेंगे, डिजायर्ड एम्पलीट्यूड या फिर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल का जनरेशन वो तभी करेगा जब उस ऑक्सीलेटर है उसके द्वारा मैथमेटिकली दो कंडीशन को क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीलेटर के केस में कोई भी ऑक्सीलेटर है वो सस्टेन ऑक्सीलेशन तभी करेंगे, इसके लिए जर्मन फिजिसिस्ट बार्कहाउसन ने दो मैथमेटिकल क्राइटेरिया दिया, उसी मैथमेटिकल क्राइटेरिया को ही क्या बोलते हैं, बार्कहाउसन क्राइटेरिया बोलते हैं। तो बार्कहाउसन ने सिर्फ नेसेसरी कंडीशंस दिए, नेसेसरी कंडीशंस दिया कि कोई भी ऑक्सीलेटर है वो सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन या फिर प्रॉपर ऑक्सीलेशन तभी करेगा जब वो ऑक्सीलेटर है वो उस नेसेसरी कंडीशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो जर्मन फिजिसिस्ट बार्कहाउसन ने दो क्राइटेरिया दिया, वो क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया है वो मैथमेटिकल क्राइटेरिया है। ठीक है, तो मैथमेटिकल क्राइटेरिया के अंतर्गत फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो बार्कहाउसन का, वो गेन से रिलेटेड है। तो बार्कहाउसन ने एक नेसेसरी क्राइटेरिया दिया जो कंप्लीट ऑक्सीलेटर सर्किट के गेन से रिलेटेड है। तो उन्होंने ये बोला है कि ये देखो, ये सर ब्लॉक डायग्राम पहले देख लो, जैसे ही फीडबैक नेटवर्क को इस एम्पलीफायर के साथ मैंने इस फॉर्म में कनेक्ट किया,
यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लोज पाथ बन रहा है, ये देखो ये क्लोज पाथ है या फिर इसी को क्या बोलते हैं, क्लोज लूप बोलते हैं। तो इस कंप्लीट क्लोज लूप के अंतर्गत क्या क्या कवर हो रहा है, एक तो एम्पलीफायर कवर हो रहा है जिसकी गेन को ए माना हूँ, मतलब जिस गेन से एम्पलीफायर इस इनपुट वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, उसी पर्टिकुलर गेन को इस एम्पलीफायर का क्या बोलेंगे हम, वोल्टेज गेन बोलेंगे, जिसको किससे शो किया हुआ है, ए से शो किया हुआ है। क्लियर हुआ। और ये फीडबैक नेटवर्क का फीडबैक गेन फैक्टर है बीटा। बीटा ये डिसाइड करेगा कि आउटपुट के कितने फ्रैक्शन को, कितने परसेंटेज को इनपुट में वापस दिया जा रहा है। ठीक है, तो बार्कहाउसेन क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया उसकी गेन क्राइटेरिया है। तो बार्कहाउसेन ने एक नेसेसरी मैथमेटिकल क्राइटेरिया के अंतर्गत फर्स्ट क्राइटेरिया जो बताया वो गेन क्राइटेरिया है। तो गेन क्राइटेरिया क्या बोलता है कि कोई भी ऑक्सीलेटर है वो सस्टेन ऑक्सीलेशन तभी करेंगे जब उस ऑक्सीलेटर के क्लोज लूप गेन की वैल्यू क्या होना चाहिए, क्लोज लूप गेन फॉर एनी ऑक्सीलेटर शुड बी इक्वल्स टू सपोज मॉड ऑफ ए बीटा, इसको मैं क्लोज लूप गेन बोल दूँ। ठीक है, ए का मतलब क्या है, एम्पलीफायर का गेन है, बीटा क्या है, उसमें यूज्ड फीडबैक नेटवर्क की फीडबैक गेन फैक्टर है, और दोनों की प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लोज लूप गेन। तो क्लोज लूप जो गेन होगा मॉड ऑफ क्या है, क्लोज लूप गेन। तो क्लोज लूप गेन फॉर एनी ऑक्सीलेटर शुड इक्वल टू आर ग्रेटर देन टू 1। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि कोई भी ऑक्सीलेटर है वो ऑक्सीलेशन तभी करेंगे जब उस ऑक्सीलेटर सर्किट की क्लोज लूप गेन की वैल्यू या तो इक्वल टू 1 होना चाहिए या फिर 1 से ज़्यादा, एट शुड इक्वल्स टू 1, एटलीस्ट कम से कम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि कोई भी फॉर एनी ऑक्सीलेटर सर्किट फॉर सस्टेन ऑक्सीलेशन पर्पस द क्लोज लूप गेन शुड इक्वल्स टू 1, एटलीस्ट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। क्लियर हुआ। उन्होंने ये बोला कि कोई भी ऑक्सीलेटर है वो सस्टेन ऑक्सीलेशन तभी करेंगे जब उस ऑक्सीलेटर सर्किट के क्लोज लूप गेन की वैल्यू एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या फिर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो क्लोज लूप गेन, क्लोज लूप गेन फॉर एनी ऑक्सीलेटर सर्किट, ठीक है, शुड इक्वल्स टू 1 आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्लोज लूप गेन फॉर एनी ऑक्सीलेटर सर्किट शुड इक्वल टू 1, शुड इक्वल्स टू यूनिटी, इकाई के बराबर होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए, आर ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, आर ग्रेटर देन यूनिटी, एक या फिर एक से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी क्लोज लूप जो गेन होगा कोई भी ऑक्सीलेटर सर्किट के लिए एक होना चाहिए या फिर एक से ज़्यादा। तो मॉड ऑफ ए बीटा शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो क्या कहलाता है, गेन क्राइटेरिया। तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी ऑक्सीलेटर सर्किट है वो प्रॉपर ऑक्सीलेशन तभी करेंगे जब उस ऑक्सीलेटर सर्किट के क्लोज लूप पाथ पर क्लोज लूप गेन की वैल्यू या तो 1 के बराबर होना चाहिए या फिर 1 से ज़्यादा होना चाहिए, शुड इक्वल्स टू आर इक्वल टू यूनिटी आर ग्रेटर देन यूनिटी, एक या फिर एक से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट क्राइटेरिया बोला वो क्या है आपका, गेन क्राइटेरिया। तो जब तक ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक वो ऑक्सीलेटर है वो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड एंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल का जनरेशन प्रॉपरली नहीं कर पाए। तो इस क्राइटेरिया को हम गेन क्राइटेरिया भी बोलते हैं क्योंकि ये गेन के बारे में बातें करता है, गेन को बतलाता है। क्लियर हुआ। सेकेंड नंबर का क्राइटेरिया है उसको हम फेस क्राइटेरिया बोलते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर फेस पर, उस पर्टिकुलर क्लोज लूप पर
फेस की बातें को बतलाएगा। ठीक है, तो बार्कहाउसन ने फर्स्ट क्राइटेरिया बताया, वो गेन की बातें किया। उन्होंने उस कंप्लीट क्लोज लूप पाथ पर गेन की बातें बताया। तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी ऑक्सीलेटर सर्किट है वो सस्टेंड या फिर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल का जनरेशन तभी करेगा जब वो ऑक्सीलेटर है उसके क्लोज लूप गेन की वैल्यू यूनिटी होंगे या फिर यूनिटी से ज़्यादा। तो एटलीस्ट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, कम से कम 1 के बराबर होना। दूसरी जो क्राइटेरिया है उसको क्या बोलते हैं, फेस क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे हम, फेस क्राइटेरिया बोलेंगे। तो फेस क्राइटेरिया क्या बोलता है, कोई भी ऑक्सीलेटर है वो प्रॉपर ऑक्सीलेशन तभी करेंगे जब उस क्लोज लूप पाथ पर टोटल फेस शिफ्ट की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, द टोटल फेस शिफ्ट इंट्रोड्यूस बाय क्लोज लूप पाथ, टोटल फेस शिफ्ट introduced total phase shift introduced by the closed path by the closed loop should be equal to 0 degree or 2 pi radian or integer multiple of 2 pi, integer multiple of 2 pi, integer multiple of 2 pi। उन्होंने फेस की बातें किया। ठीक है, तो फेस की जब बातें किया तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी ऑक्सीलेटर है वो प्रॉपर ऑक्सीलेशन तभी करेंगे जब उस ऑक्सीलेटर के क्लोज लूप पाथ पर टोटल फेस शिफ्ट की वैल्यू या तो 0 डिग्री होना चाहिए या फिर 2 पाई रेडियन होना चाहिए या फिर इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए। तो मैंने अगर एंगल A1 को बोला, एम्पलीफायर के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फेस शिफ्ट है या फेस एंगल है। ठीक है, इनटू क्या है आपका, क्या है प्लस आपका फीडबैक नेटवर्क के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड है, उसको एंगल बीटा माना। तो दिस विल बी टोटल फेस शिफ्ट अराउंड दिस क्लोज लूप पाथ। उस पर्टिकुलर क्लोज लूप पाथ पे ये टोटल फेस शिफ्ट होगा। तो टोटल जो फेस शिफ्ट है उसकी वैल्यू को क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 0 डिग्री या फिर 2 पाई या फिर क्या है 360 डिग्री बोल सकते हैं, या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम ±2n पाई। कहने का मतलब क्या है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई, मतलब 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए जहाँ पर n का वैल्यू है क्या है 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये है। तो उस पर्टिकुलर क्लोज लूप पाथ पे यहाँ पर एंगल A जो दिख रहा है उस पर्टिकुलर एम्पलीफायर सर्किट के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फेस एंगल है। एंगल बीटा जो है उस पर्टिकुलर ऑक्सीलेटर सर्किट के फीडबैक नेटवर्क के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फेस शिफ्ट है। तो दोनों का समेशन है उस क्लोज लूप पाथ पे इंट्रोड्यूस्ड फेस शिफ्ट होगा। उस इंट्रोड्यूस्ड फेस शिफ्ट की वैल्यू को 0 डिग्री होना चाहिए या फिर 2 पाई होना चाहिए या फिर 360 डिग्री होना चाहिए या फिर इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो कोई भी ऑक्सीलेटर है वो ऑक्सीलेशन तभी करेंगे जब वो इस नेसेसरी दोनों क्राइटेरिया को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एंगल A प्लस एंगल बीटा इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 2 पाई या फिर 360 डिग्री या फिर क्या बोल सकते हो इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो उस जर्मन फिजिसिस्ट ने यही बोल दिया कि कोई भी ऑक्सीलेटर में सस्टेंड ऑक्सीलेशन होने के लिए वो जो ऑक्सीलेटर है अगर इन दोनों मैथमेटिकल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर लिया तो वो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी सिग्नल्स का जनरेशन स्टार्ट कर दे।
क्लियर हुआ? तो ये था बारकहाउसन क्राइटेरिया। बारकहाउसन क्राइटेरिया जर्मन फिजिसिस्ट बारकहाउसन के नाम पर रखा है। उन्होंने ही ऑक्सीलेटर के लिए एक थ्योरी दिया, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को बताया, एक मैथमेटिकल क्राइटेरिया डेवलप किया, और वो क्राइटेरिया उन्हीं के नाम पर क्या कहलाया? बारकहाउसन क्राइटेरिया कहलाया। तो बहुत ही छोटा सा है, 2 लाइन का है। 2 क्राइटेरिया बोला उन्होंने, एक गेन क्राइटेरिया बताया और दूसरा क्राइटेरिया है वो फेस क्राइटेरिया। क्योंकि ये दोनों चीज है वो हर एक ऑक्सीलेटर पे यूज होंगे ही होंगे। जब तक वो ऑक्सीलेटर इन दोनों नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक वो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल का जनरेशन नहीं करेगा। क्लियर हुआ? अगर आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी टीचर की वीडियो लेक्चर या फिर यूट्यूब लेक्चर के लिए यही होता है कि अगर टीचर को मोटिवेट करना है तो बिल्कुल कमेंट करना चाहिए ताकि उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिले और वो मोटिवेट होकर के अपना वर्क को फुल्ली ईमानदारी से कर सके। थैंक यू।